टेम्परेचर मेथड, दो मेथड हम लोग पढ़ेंगे, एक टेम्परेचर मेथड है और दूसरा है रिफ्रैक्शन मेथड। रिफ्रैक्शन मेथड, ये दो मेथड हम लोग यहाँ पे पढ़ा जाएगा। टेम्परेचर मेथड और रिफ्रैक्शन मेथड, ये दो मेथड हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, तो उन्हीं को यहाँ पे देखा जाएगा और उन्हीं को ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आइए देखते हैं टेम्परेचर मेथड। टेम्परेचर मेथड की अगर हम लोग बात करें, वी नो दैट, आपको हमने इक्वेशन बताया था, वी नो दैट, अगर उस इक्वेशन को ध्यान दीजिए, उस इक्वेशन को ध्यान दीजिए, तो आपने निकाला था PT टोटल पोलराइजेशन D-1 अपॉन D+2 इंटू m/ρ इज इक्वल टू 4/3 पाई n अल्फा, 4/3 पाई n अल्फा प्लस 4/3 पाई n म्यू स्क्वायर अपॉन 3kT, ये फार्मूला लिया। ठीक है भाई, यह इक्वेशन आपने लिखा था, इसी इक्वेशन को हम लोग कहते थे डिवाई इक्वेशन, तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिवाई इक्वेशन, यही लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिवाई इक्वेशन। ये प्रीवियस लेक्चर में आपने इसको ऑब्जर्व किया, आपने इसको देखा था, हमने क्या क्या चीज़ें बताई थी। हमने D को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था ऑफ द मीडियम, m मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मीडियम है, रो डेंसिटी है, अल्फा जो है पोलराइजेबिलिटी है, कांस्टेंट पोलराइजेबिलिटी है, और म्यू स्क्वायर जो है ये डाइपोल मोमेंट है, K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये सारी चीज़ें हमने आपसे बताई हुई और इसको आप देख भी रहे थे और स्टडी भी कर रहे थे। ठीक है भाई, हो गया, लिख लिया इक्वेशन। आगे चले भाई, अब देखिए इसी इक्वेशन में हम इसको कुछ एक वैल्यू मान लेते हैं, इसको वैल्यू और ये पूरा का पूरा ये वैल्यू हम मान लेते हैं। देखो, तो हम इस इक्वेशन में एबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज PT इज इक्वल टू A प्लस B/T। ये इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। कैन बी रिटन एज, A और B क्या है, वेयर A एंड B आर कांस्टेंट, A एंड B आर कांस्टेंट। अब आप देखिए खुद, A की वैल्यू यहां दिखाई दे रही है 4/3 पाई n अल्फा। अब आप खुद देखिए, अल्फा जो है ये पोलराइजेबिलिटी है, n क्या है, अवोगाड्रो नंबर है, और पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, और 4/3 की वैल्यू क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं ये पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो इसके स्थान पे एक और कांस्टेंट यूज कर देते हैं, A बराबर ये हो गया। और B की वैल्यू देखिए, B इज इक्वल टू 4/3 पाई n म्यू स्क्वायर अपान 3k। ये भी देखिए, अगर आप ध्यान से
ये वैल्यू कांस्टेंट ही है, ये वैल्यू भी आपकी क्या है के का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और ये होता है R/NA, R/NA अवोगाड्रो नंबर। तो यानी इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा म्यू। डाइपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल का जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स होता है, अभी इसको देखा जाएगा। तो यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर ले रहे हैं तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। तो हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया, Pt इज इक्वल टू A प्लस B/T, और T जो है वो टेम्परेचर इन केल्विन है। ठीक, ये सब कांस्टेंट है, कोई दिक्कत तो बताइएगा। ये इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन इज प्राइमरली एप्लीकेबल किसके लिए एप्लीकेबल होगा भाई, गैसेस और वेपर्स के लिए, फॉर गैसेस एंड वेपर्स, गैस और वेपर्स के लिए एप्लीकेबल है। ये इक्वेशन गैस और वेपर के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। तो आपने जो इक्वेशन यहाँ पे लिया है, आपने एक इक्वेशन लिया है ना यहाँ पे, PT लिया है इज इक्वल टू A प्लस B/T, ये लिया है ना। तो अगर हम इसको जो है ध्यान दीजिएगा, हाँ बोलो, अगर हम इस इक्वेशन को लें और इस इक्वेशन को हम किस पे बदल दें, कंपेयर विथ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, कंपेयर विथ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है आपने सुना होगा, तो y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। तो हमें जो है वैल्यू मिल जाए, जो वैल्यू भी हम रिक्वायर्ड है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स कौन कौन से हो गए, दो वेरिएबल्स हमारा हो गया Pt और 1/T, Pt और 1/T दो वेरिएबल्स हो गए। और यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव स्लोप भी दिखाई दे रहा है। ठीक, 1/T यानी x एक्सिस पे 1/T रख ले रहे हैं, y एक्सिस पे Pt, देखिए ग्राफ बना रहे हैं, ये ले लिया और ये ले लिया, यहाँ Pt रख ले रहे हैं और यहाँ पे रख ले रहे हैं 1/T, यहाँ 1/T, y बराबर mx प्लस सी को देखिए। और जो आपका इंटरसेप्ट दिखाई दे रहा है, इंटरसेप्ट क्या दिखाई दे रहा है, a, यानी एक्स ओरिजिन से ना दिखा करके इसको कहीं से यहीं से दिखा दे रहे हैं, इनको कहीं से यहीं से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसको देखिए तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। लेकिन क्या ध्यान देना है यहाँ पे, आप मॉलिक्यूल कैसा लिए हैं। मॉलिक्यूल चूंकि ये जो Pt की वैल्यू है वो इस बात पे डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल डाइपोल वाला है, मॉलिक्यूल परमानेंट डाइपोल है, या मॉलिक्यूल का कोई अपना डाइपोल मोमेंट नहीं है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं। ये सभी भी बातों पे डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, तो अगर हम इसको ध्यान दें और इसको देखें तो हम ऐसे मॉलिक्यूल को ले रहे हैं जिनको जो नॉन पोलर है, हमने ऐसे दिखा दिया, हमने मॉलिक्यूल लिया जो नॉन पोलर नेचर है। जैसे हमने एक ले लिया CH4 और एक CCl4, CH4
CH4 ले लिया और CCl4 ले लिया। तो आप देखिए इनकी जो Pt की वैल्यू है वो कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ाने पर Pt की वैल्यू यानी Pt की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर यहीं पे हम किसी पोलर मॉलिक्यूल को लेते हैं, किसी भी पोलर मॉलिक्यूल को यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको पोलर मॉलिक्यूल को अगर दिखाएंगे, देखिए जैसे ये ले लिया, कोई भी एक ले लेते हैं, वो इंटरसेप्ट की वैल्यू की बात हो रही है, और एक मान ये ले लिया, तो ये हो गया CH3Cl और एक मान लिया HCl मॉलिक्यूल, CH3Cl और HCl मॉलिक्यूल। अब इनके लिए अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे Pt की वैल्यू देखेंगे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। टेम्परेचर फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। और इनमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, पॉजिटिव स्लोप दिखाई दे रहा है। ये सब कैसे मॉलिक्यूल है, ये सब हमारे पोलर मॉलिक्यूल हैं जिनका अपना डाइपोल मोमेंट होगा, ऐसे दिखाई दे रहे। ठीक है भाई, तो एक ग्राफ बना लीजिए। तो अलग अलग टेम्परेचर पे देखिए Pt की वैल्यू कांस्टेंट दिखाई दे रही है, ये सब नॉन पोलर है, और ये सब पोलर मीडियम दिखाई दे रहे हैं। और ये जो इनकी वैल्यू आएगी ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। इसका मतलब अब देखिए इसका मतलब अगर इसको देखिए आप, तो आपने किया क्या, आपने यहाँ पे एक सीधा सीधा जो है Pt और किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया, Pt वर्सेस 1/T। इफ we plot a graph between Pt versus 1/T, Pt वर्सेस 1/T, ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो किया है, तो ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन क्या होगा, ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ विल बी ऑब्टेन्ड, ग्राफ विल बी ऑब्टेन्ड, straight line graph will be obtained, ठीक, if the molecule possess permanent dipole moment, permanent dipole moment, जिसका अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो हमको दिखाई। और इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ, हमने क्या कहा था, जो स्लोप की वैल्यू होगी आपकी क्या होगी, स्लोप की वैल्यू, यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू क्या वैल्यू होगा, b। किसी का भी जो है स्लोप अगर आप निकालना चाहें तो आप ले लीजिए, स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लोप की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्लोप की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी आप उसको निकाल सकते हैं। द स्लोप ऑफ द प्लॉट, यानी द स्लोप ऑफ द प्लॉट विल बी क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू लिया है, 4 पाई n म्यू स्क्वायर अपॉन 9k, ये b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। और k की वैल्यू जो है, अगर हम यहाँ पे क्या कर दें,
पुट द वैल्यूज ऑफ all known constant and calculate it and solving it तो k की वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे? k की वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 1.3807 into 10 की पावर -16 अर्ग केल्विन इनवर्स। पाई की वैल्यू जो है हम लोग रखेंगे 3.14, n की वैल्यू रखेंगे 6.023 into 10 पावर 23। ठीक है भाई, ये नोन वैल्यू, ये सारी नोन वैल्यूज हैं जिसको आप जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसी को म्यू की बराबर लिखें, म्यू की वैल्यू निकालें, यहाँ म्यू की वैल्यू निकालें तो हमारा म्यू बराबर आएगा क्या? देखो, म्यू इज इक्वल टू 9kb हो गया, 9kb हो जाएगा ना, 9kb अपान 4πn अंडर रूट हो जाएगा ये। ठीक है, 9kb इज इक्वल टू, क्योंकि b की वैल्यू स्लोप से आ जाएगा ना, स्लोप की वैल्यू से b निकाल लेंगे। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करिए, आफ्टर सॉल्विंग इट, तो देखिए सॉल्व करने पर ये जो म्यू की वैल्यू यहाँ आ रही है वो आ रही है, देखिएगा 0.0, अब इसको न्यूमेरिकल वैल्यू याद रहनी चाहिए, 218 अंडर रूट b इंटू 10 पावर -18 ESU इंटू सेंटीमीटर। ये म्यू की वैल्यू आ गई है। म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अगर जितने भी नॉन कांस्टेंट है उन सबको रख करके आप सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या होता है, 1/, इज इक्वल टू 10 पावर -18 ESU इंटू सेंटीमीटर। इसका मतलब ये सारा का सारा जो है डिवाइड हो जाएगा, सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/, हो जाएगी। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन प्लॉट खींचा है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन मिला है। और दूसरी चीज आप यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, उसमें पीटी जो है टेम्परेचर के वेरिएशन के हिसाब से उसके पीटी है, टोटल पोलराइजेशन में, टोटल मोलर पोलराइजेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये ध्यान दीजिएगा। तो आइए लिखते हैं, इसी को देखते हैं। द स्ट्रेट लाइन प्लॉट, द स्ट्रेट लाइन प्लॉट for a few substances having with and without permanent डाइपोल मोमेंट, विद एंड विदाउट परमानेंट डाइपोल मोमेंट, यानी हम लोग दोनों मॉलिक्यूल ले रहे हैं, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल ले रहे हैं, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए, फॉर मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट, आप देख रहे हैं
परमानेंट डाइपोल मोमेंट, उनके लिए क्या है, जैसे दैट इज HCl, CH3Cl ना, HCl, CH3Cl एटसेट्रा, ऐसे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल के लिए देखिए, ऐसा मॉलिक्यूल जिनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, एक स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, और जिसमें टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ पीटी की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी पीटी बढ़ रहा है जैसे जैसे आप टेम्परेचर की वैल्यू क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजिंग ट्रेंड में देख रहे हैं तो पीटी की वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। यानी पीटी और 1/T एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ दिखाई दे। तो इसका मतलब है ठीक कि पीटी वैरीज विथ 1/T फॉर एबव मॉलिक्यूल, फॉर एबव टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। देख रहे हैं ना ये चीज, पीटी जो है 1/T जो है वेरी कर रहा है? और फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल having no dipole moment, having no dipole moment, तो क्या दिखाई दे रहा है? There is no effect of temperature. There is no effect of temperature. There is no effect of temperature. That is, आप यहाँ CH4 देख रहे हैं, CCl4 etc. ठीक है, there is no effect of temperature. Hence, they possessed इसका मतलब यहाँ लेकिन पीटी की वैल्यू कुछ दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ है? Hence, they possessed only ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। मतलब एनी वन मेथड पूछता है, कोई भी एक मेथड से डाइपोल मोमेंट को मेजरमेंट करिए, तो आपको चाहे जो मेथड यूज करिए। अभी इसमें देखिए, इसमें काफ़ी आपको दिखाई भी देगा, काफ़ी कुछ है, चीज़ें हैं इसमें जिसको आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें हैं, पहले तोड़ के इसको देखना पड़ेगा, फिर इक्वेशन को फॉलो करते हुए हम लोग पहुँचेंगे लास्ट में। ये थोड़ा बड़ा भी है, तो आइए पहले हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मेजरमेंट होता है और वहाँ पे कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, ये सब समझेंगे पहले। तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्या? मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट बाय रिफ्रैक्शन मेथड। मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट बाय रिफ्रैक्शन मेथड। वी नो दैट according to CM equation, CM यानी क्लासियस-मोसाटी इक्वेशन बताया था आपको। इंड्यूस्ड और डिस्टॉर्शन पोलराइजेशन, इंड्यूस्ड और डिस्टॉर्शन, याद है डिस्टॉर्शन, PI और PD, induced or distortion polarization may be given as, और आप इसको रख सकते हैं इस तरह से, आप इसको रख सकते हैं इस तरह से। अगर आपको याद हो, PI और PD is equal to D-1
d plus 2 m by rho 4 by 3 pi n alpha plus यह 4 by 3 pi n alpha इतना ले लीजिए। ये फार्मूला अगर आपको याद हो यही था। ठीक, तो यहाँ पे हमने कहा था D क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, m क्या है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट है सब्सटेंस का, रो क्या है, डेंसिटी है, अल्फा क्या है, पोलराइजेबिलिटी। तो हमें मालूम है D जो होता है ये D, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक, और ये प्योर नंबर होता है, इज ए प्योर नंबर होता है। और नंबर जो है बहुत वेरिएशन नहीं शो करता, आपको मालूम है। और P क्या है, ये मोलर पोलराइजेशन, मोलर पोलराइजेशन, P जो है मोलर पोलराइजेशन है, ठीक, या कहीं मोलर वॉल्यूम है, इंड्यूस या डिस्टॉर्शन, सॉरी इसको ऐसे लिखिए, मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, जो भी मटेरियल आपने लिया है, मटेरियल कैसा लिया है, पोलर लिया कि नॉन पोलर लिया, वो चीज है। ठीक, अगर हम इसी की बात करें, जो मोलर वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम, मोल का एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ temperature. If the substance is non-polar, if the substance कैसा होना चाहिए, शर्त है is non-polar। अगर सब्सटेंस नॉन पोलर है तो जो मोलर वॉल्यूम है सब्सटेंस का वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर कहलाएगा। नॉन पोलर का मतलब डजंट हैव डाइपोल मोमेंट, इनके पास कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। तो हम ऐसे मॉलिक्यूल को हमें कोई मतलब है नहीं, हमें तो डाइपोल मोमेंट का मेजरमेंट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना, तो ऐसे मॉलिक्यूल को लेंगे जिसका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ हो। तो आइए देखते हैं, फॉर सच मॉलिक्यूल, for such molecule it was derived by J.C. Maxwell, 1881 that the dielectric constant यानी D of substance is related to, किससे रिलेटेड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ,
और वो क्या होता है, दैट इज, दिखाई क्या देगा, d इज इक्वल टू, लॉन्ग वेवलेंथ ले रहे हैं तो इन्फिनिटी स्क्वायर लिखा देगा, इन्फिनिटी स्क्वायर, मतलब इस वैल्यू को ले रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा इक्वेशन, यह इक्वेशन आपका चेंज हो जाएगा। यानी इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 अगर मान लें तो अब इक्वेशन नंबर 1 की जगह 2 क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसको दिखा सकते हैं PD इज इक्वल टू, देखिए hence equation first becomes, hence equation first becomes क्या हो जाएगा, PI या PD इज इक्वल टू ईटा इंफिनिटी स्क्वायर माइनस 1 ईटा इंफिनिटी स्क्वायर प्लस 2, फार्मूला वही रहेगा, फार्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, m बाई रो इज इक्वल टू 4/3 पाई n अल्फा, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो कहा हमने क्या चीज, नॉन पोलर मटेरियल है तो उसका वो जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, और ऐसे मॉलिक्यूल के लिए जेसी मैक्सवेल जी ने क्या किया, लाइट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ यूज किया और कहा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी को छोड़ देते क्योंकि बहुत बड़ा है, आज पढ़ते पढ़ते कम से कम 1 घंटा और लगे, आधा घंटा और लगेगा, तो हम इसी पे छोड़ देते हैं। ठीक, इतनी बातों को डील कर लीजिए, बाकी की बातें नेक्स्ट डे। थैंक यू।